नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 39वां भाग। आइए आरंभ करते हैं। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है। जो बातों में कट जाती है, रमा और जालपा दोनों ही को अपने 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, ये सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। सतनल वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहाँ भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने ये सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र तक नहीं लिखा। क्यों लिखते? हमसे नाता ही क्या था? मुंह देखे प्रीति थी, आंख ओठ पहाड़ ओठ। रमा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा। दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो। तब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपये न कमा लूँगा एक शब्द भी न लिखूँगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों से व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था, रुपये आदमी से ज़्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपये के यार हैं। तुम्हें चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपये लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है कि वाह। गोसाई भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई करहीं सब प्रीति। रमा ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात न थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नरम होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थनी, कितनी लोभीन समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सर मेरा ही दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपये का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपये रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी हूँ उसमें फिर न कूदूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत समय तक करती रहूँगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा मन जी भर गया है, या गहने कपड़े से मैं ऊब गई हूँ, या सैर सत्तमा से मुझे घृणा हो गई है। ये सब अभिलाषाएँ जो कि त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने उद्योग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना, लेकिन नीयत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले पर गई। उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्यूनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला रही, तो फिर किस बात का डर? डर न हो, झेप भी तो कोई चीज़ है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, यह तो मुझसे न होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से ज़िंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने का कबूता नहीं है।
जालपा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सोच रही थी आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस वाले कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी से ढाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो गए कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमा इस आशीर्वाद से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ कुलीगिरी करूँ? जालपा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियाँ खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है, न मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहते हो जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण भाव से कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति ना हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम यह निश्चय कर लो कि मुझे बयान बदलना है, बस, और बातें बाद आप आ जाएंगे। रमा सिर झुकाए सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें दिक्क करने न आऊँगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लूँगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी। सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे, तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती हो तो मैं चलूँ? यही अच्छा होगा। मैं भी चली चलूँगी और तुम्हारे सुपरडंड साहब से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दूँगी। रमा का सारा पशुपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह ने कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की ज़रूरत नहीं जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूँ बदल दूंगा, मेरे कहने से, अपने दिल से। तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए? रुपए अदा कैसे हो गए? और लोगों को गबन की खबर हुई या घर में ही दबकर रह गई? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्द चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं? आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोलें। इस पर दोनों में वो बहसा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वे घर की देखभाल न कर सकता था, भाइयों को शिक्षा न दे सकता था और न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। यह भाग यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।